हेलो एवरीवन। आज हम लोगों का आईपीसी का सेकंड टर्न है। एक पीरियड पे हम फर्स्ट वाले पे आपको 63 धारा पढ़ा चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे सेक्शन 65 से और 105 तक चलेंगे। 65 आईपीसी और सीआरपीसी का सेक्शन 30 लगभग एक जैसे हैं, जिन दोनों सेक्शन में आपको बताया गया है जबकि कारावास और जुर्माना दोनों आदिष्ट किए जा सकते हैं, तब जुर्माना न देने पर कारावास की अवधि। वहाँ पर भी हमने पढ़ाया था कि जो अगर मान लीजिए कोई ऐसा कारावास दिया गया है किसी व्यक्ति को जिसमें कारावास के साथ साथ मेन कारावास के साथ साथ जुर्माना भी है और वो व्यक्ति जो है जुर्माना देने में व्यतिक्रम कर रहा है, लापरवाही कर रहा है, जुर्माना नहीं दे रहा है, तो इस धारा में बताया गया, धारा 65 में, कि उस अपराध के लिए अधिकतम जो कारावास होता है उसके चौथाई कारावास से दंडित किया जाएगा जुर्माना ना देने पर या जुर्माना देने में व्यतिक्रम करने पर। जैसे उदाहरण समझ लें, चोरी की कोई अपराध कर रहा है, जैसे चोरी की सज़ा या कारावास चोरी में 3 साल का है और कुछ भी कारावास उसको दिया जाए व्यक्ति को, कारावास के साथ साथ कहा जाए कि आप इतना जुर्माना दीजिए, तो अगर वो जुर्माना नहीं देगा तो चोरी का जो 3 साल का जो कारावास है 36 महीने हुए, तो 36 का 1/4 मतलब जुर्माना ना देने पर उसको 9 महीने तक का अतिरिक्त कारावास हो सकता है। समझ लें अब इसको। यदि अपराध कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय है तो वो अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम किया गया है अपराध के लिए अधिकतम अवधि के 1/4 से अधिक ना होगी। जैसे चोरी में कारावास 3 वर्ष है, अतः जुर्माना के व्यतिक्रम में 1/4 दैट इज 4 महीने तक का कारावास दिया जा सकता है। ये अधिकतम का 1/4 है, ये याद रखिएगा। HJS 2020 में ये प्रश्न आया था। फिर पूछा गया है धारा 67 क्या है, देखें। जुर्माना ना देने पर कारावास जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो। 67 में बता दिया गया कि सिर्फ जुर्माना अगर दिया जा सकता है और तब जुर्माना ना दिया गया हो तब कितने साल कितने महीने तक का आपको या कितने दिन का कारावास होगा, समझ लें। यदि आप अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो तो कारावास केवल सादा होगा। पहली बात, अगर सिर्फ जुर्माने से कारावासित कोई व्यक्ति है, जुर्माने से कारावासित कोई व्यक्ति है और जुर्माना नहीं दे रहा है तो उसका जो कारावास होगा जुर्माने से दंडित, बल्कि जुर्माने से कारावासित ना कहिए, जुर्माने से दंडित अगर कोई व्यक्ति किया जाता है और वो जुर्माना ना दे तो उसका जो कारावास होगा वो केवल सादा कारावास होगा, कठिन नहीं हो सकता। उसके अलावा अगर 50 रुपये तक का दंड दिया गया है तो उसको कारावास 2 महीने तक का होगा। अगर 100 रुपये तक का दंड दिया गया अर्थदंड और वो जुर्माना नहीं दे रहा है तो कारावास 2 महीने तक का हो सकता है। और किसी अन्य दशा में, जो जुर्माना ना देने की दशा में, उसको मैं अधिकतम कारावास 6 माह तक का हो सकता है। इससे अधिक जुर्माना ना देने पर, जहाँ सिर्फ जुर्माने से दंडनीय हो कोई अपराध, तो अधिकतम कारावास उसके लिए 6 महीने है। 6 महीने से ज़्यादा किसी हाल में भी दंडित नहीं किया जा सकता, केवल जुर्माने से दंडनीय मामलों में। फिर 68 धारा क्या कहती है, जुर्माना देने पर कारावास का पर्यवसान या समाप्त हो जाना। जैसे ही आप जुर्माना दे देंगे, जैसे ही जुर्माना आप जमा कर देते हैं, जो भी प्राधिकारी उसके समक्ष आप जुर्माना जमा कर देते हैं, तो जुर्माना जमा करते ही आपको मुक्त कर दिया जाएगा। आपकी जो कारावास की अवधि है वो समाप्त हो जाएगी और आपको मुक्त कर दिया जाएगा कारावास से। फिर 69 धारा क्या कह रही है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी HJS 2018 में इससे एक प्रश्न आया था। जुर्माने के आनुपातिक भाग के दे दिए जाने की दशा में कारावास का पर्यवसान। ये हम HJS यूपी की बात कर रहे हैं, यूपी HJS में प्रश्न आए थे।
आनुपातिक भाग का मतलब समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए इसमें उदाहरण से हम समझा दे रहे हैं, उदाहरण देकर समझाया है। देखिए पहले तो समझ लें, कार्य पर्यवसान का मतलब खात्मा है। फिर इसको देख लें, जितनी रकम दी जा रही है उसके उतने भाग का पर्यवसान। आनुपातिक का मतलब है जितनी रकम दे दी गई उस उतने समय का पर्यवसान हो गया, बाकी बना हुआ है। उदाहरण से समझेंगे तो बात समझ में आएगी। जैसे 100 रुपये के जुर्माने में व्यतिक्रम होने पर 4 माह का कारावास दिया गया। ठीक, यदि 1 मास के अवसान के पूर्व 75 रुपये चुका दिए जाएं तो उसे 1 मास के पश्चात तुरंत उन्मुक्त कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। कहने का मतलब है 100 महीने का 100 रुपये का जुर्माना लगा था और जुर्माना न देने पर 4 महीने की सज़ा हुई थी किसी व्यक्ति को। तो उसने क्या किया, 1 महीना लगभग वो भुगत चुका है कारावास, और 1 महीना भुगतने से पहले ही उसने 75 रुपये जमा करा दिए। तो प्रत्येक माह का कितना पड़ रहा था, 25 रुपया। तो 75 रुपये जमा करा दिए, मतलब 3 महीने का आनुपातिक भाग के हिसाब से 3 महीने का उसका कारावास पर्यवसान हो गया, खत्म हो गया। और जैसे ही 1 महीना उसका पूरा होगा उसको तुरंत कैद से रिहा कर दिया जाएगा। इसके बाद 2 धाराएं और हैं, ऊपर आप चले, यहाँ पर हैं धाराएं, धारा 72 और धारा 73 और धारा 74। धारा 73 में एकांत परिरोध की परिभाषा बताई गई है, और यहीं पर एकांत परिरोध के मतलब है जहाँ पर बिल्कुल अकेला रखा जाए किसी व्यक्ति को। और जो अवधि है एकांत परिरोध की, इसको हालांकि परिभाषित किया गया है धारा 74 में एकांत परिरोध की अवधि। हालांकि धारा 73 में ही बताया गया है एकांत परिरोध की अवधि अधिकतम 3 मास हो सकती है। 3 मास से अधिक किसी भी व्यक्ति को एकांत परिरोध में नहीं रखा जा सकता। तो आप याद रखेंगे एकांत परिरोध को परिभाषित किया गया है धारा 73 में, और एकांत परिरोध की अवधि को बताया गया है धारा 74 में। आईपीसी पढ़ रहे हैं आप। धारा 75 आ जाइए, इस अध्याय की आखिरी धारा है ये धारा 75। पूर्व दोष सिद्ध के पश्चात अध्याय 12 या अध्याय 17 के अधीन कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दंड, वर्धित करते एनहेंस्ड या बढ़े हुए। तो होता क्या है, कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें जैसे मान लीजिए एक बार आपको दोष सिद्ध किया गया, 2 बार दोष सिद्ध किया, आप फिर भी वही अपराध किए जा रहे हैं, तो अगली बार जब आपको दोष सिद्ध किया जाएगा तो उसमें जो अधिकतम सीमा है कारावास की, उससे भी अधिक कारावास आपको दिया जा सकता है। ये ऐसे दंड कहलाते हैं वर्धित दंड। जैसे समझ लें, जो कोई व्यक्ति भारत में के किसी न्यायालय द्वारा इस संहिता के अध्याय 12 में बात हुई है सिक्कों कूटकृत सिक्के वगैरह बनाना या उसके बनाने के लिए कोई डाई खरीदना, इस तरह के अपराध, तो अध्याय 12 या अध्याय 17 के अधीन 3 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए दोषित ठहराए जाने के पश्चात उन दोनों अध्यायों में से ही किसी भांति के कारावास से फिर से दोष सिद्ध किया जाता है, तो अब वो कारावास की अवधि आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक की हो सकेगी। कहने का मतलब है अध्याय जो 17 था यहाँ पर वो चोरी के संबंध में था कि अगर कोई मान लीजिए कूट रचित सिक्के बनाता है या बनाने का प्रयत्न करता है या डाई खरीदता है या फिर चोरी करता है, और इन अपराधों में वो बार बार एक बार दोषित हो चुका है 3 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए। ठीक, कितने बार, तो अगली बार अगर उसको दोषित होगी तो कारावास बहुत खतरनाक दिया जाएगा, या तो आजीवन कारावास दिया जाएगा या फिर 10 साल तक का। यहाँ पर हमने मेंशन भी कर दिया है कि अध्याय जो 17 है वो चोरी के संबंध में है। अब आपका अध्याय 3 यहाँ पर खत्म हो गया, चैप्टर नंबर 3 खत्म हो गया। चैप्टर नंबर 4 जो कि धारा 76 से लेके 106 तक चलता है, और इस अध्याय का नाम है साधारण अपवाद। कहने का मतलब है आईपीसी का जो धारा 76 है, 76 से लेके 106 है, वो साधारण अपवाद से संबंधित है। कहने का मतलब है इस अध्याय में जो बातें कही गई हैं वो अपराध नहीं होती हैं, वो अपवाद के अंतर्गत आती हैं, और अपवाद के अंतर्गत आने के कारण इन धाराओं में कोई सज़ा नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट धाराएं हैं, सारी धाराएं आपको लाइन से याद करनी है, मुँह जबानी। जैसे भारतीय दंड संहिता की धारा 76 है, इस अध्याय की पहली धारा 76 कहलाती है विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। कोई व्यक्ति है जो अब समझ रहा है कि हम विधि द्वारा आबद्ध हैं,
या तो वो सचमुच महाबद्ध है या ये इस तरह का विश्वास कर रहा है, तो अगर उस वक्त वो आबद्ध रहते हुए कोई कार्य करता है तो उसका कोई भी कार्य अपराध नहीं है। जैसे इलस्ट्रेशन हमने लिख दिया है इसमें, विधि के समादेशों के अनुवर्तन में अपने एक वरिष्ठ ऑफिसर के आदेश से एक सैनिक का भीड़ पर गोली चलाता है, का ने कोई अपराध नहीं किया। कहने का मतलब है कोई सैनिक है, उसका अधिकारी उसको आदेश देता है कि भीड़ पे गोली चला दो और वो गोली चला देता है, तो यहाँ पर उस सैनिक ने कोई अपराध नहीं किया क्योंकि वो विधि द्वारा आबद्ध था ऐसा कार्य करने के लिए। इसी को कहते हैं तथ्य की भूल। कहा जाता है लॉ में कि तथ्य की भूल की माफ़ी है, क्षम है। तथ्य की भूल क्षम है, जबकि विधि की भूल क्षम नहीं है, या विधि की भूल को माफ़ नहीं किया जा सकता। फिर आ जाइए आप धारा 77 में। धारा 77 कहती है न्यायिकता कार्य करने हेतु न्यायाधीश का करते हुए न्यायाधीश का कार्य। अगर कोई न्यायाधीश अपने कर्तव्य के पालन में कोई कार्य कर रहा है तो उसका कार्य अपराध नहीं माना जाएगा, चाहे जैसे वो सज़ा देता है या कुछ भी करता है तो उसका कार्य अपराध नहीं है। धारा 78 कहलाती है न्याय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य। इसका क्या मतलब है, जैसे कोई जल्लाद है तो न्याय के अनुसरण में वो फांसी देता है, क्योंकि न्याय का आदेश होता है उसके अनुसरण में वो किसी व्यक्ति को फांसी देता है, और इस तरह से अगर वो फांसी दे रहा है किसी व्यक्ति को तो उसका कार्य अपराध नहीं है। फिर आ जाएगी आईपीसी की धारा 79। समझ लीजिए 76 में क्या था, विधि द्वारा आबद्ध था कोई व्यक्ति, और 79 में विधि द्वारा न्यायानुमत समझ रहा है। वो समझ रहा है कि हम विधि के हिसाब से सही काम कर रहे हैं, या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। कोई भी ऐसा कार्य जिसमें व्यक्ति समझे कि हम न्यायानुमत हैं, या तथ्य की भूल भूल के कारण उसको विश्वास हो जाए कि मेरा कार्य न्यायानुमत है, तो अगर वो ऐसा कोई कार्य कर दे तो यहाँ पर उसका कार्य अपराध नहीं है। जैसे मान लीजिए कहीं दो लोग लड़ रहे थे तो एक व्यक्ति उसको मार चुका था, दूसरा अपनी आत्म प्रतिरक्षा में उसको अपने आप को बचाने का कार्य कर रहा था। आपने देखा कि भीड़ जब आप निकले तो आपने देखा कि कोई जो आत्मरक्षा का प्रयोग कर रहा था, आपने उसको जकड़ लिया, पकड़ लिया। तो यहाँ पर हालांकि वो अपनी आत्मरक्षा कर रहा था, मगर आपको लगा कि वो मार रहा है, तो यहाँ पर आपका कार्य भी कोई अपराध नहीं है, क्योंकि आपने ये समझा कि आप न्यायानुमत होते हुए आपको ये लड़ाई बचाना चाहिए, इसमें इस व्यक्ति को बचाना चाहिए, और आपको न्यायानुमत लगा, आपको न्याय संगत लगा, इसलिए आपका कार्य अपराध नहीं है। ये कहलाती है धारा 79। धारा 80 कहलाती है विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। इसका भी दृष्टांत से समझ ले। इसका मतलब यह है कि अगर कोई काम आप विधिपूर्वक तरीकों से कर रहे हैं, तो अगर आप फिर भी आपसे कोई दुर्घटना हो जाए तब भी आप उस अपराध के कोई अपराधी नहीं है। जैसे दृष्टांत से इसको समझ लें, का कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, कुल्हाड़ी का फल जो होता है आगे वाला लोहे का हिस्सा होता है, उसमें से निकलकर उछल जाता है और निकट खड़ा हुआ व्यक्ति उससे मारा जाता है। यहाँ यदि का की ओर से उचित सावधानी का कोई अभाव नहीं था तो उसका कार्य माफी योग्य है और अपराध नहीं है। ठीक। फिर आ जाइए धारा 81 आईपीसी की क्या कह रही है, कार्य जिससे अपहानिकारित होना संभव है किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया है। इस सिद्धांत को धारा 81 के सिद्धांत को आवश्यकता का सिद्धांत कहते हैं। धारा 81 को आवश्यकता का सिद्धांत कहते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, डडले बनाम स्टीफन। पूछा जाता है डडले बनाम स्टीफन किस धारा से संबंधित है या किस सिद्धांत से संबंधित है। ये केस 1884 का। इसमें क्या था, ये दो लोग थे, इन्होंने तूफान में फंस गए थे और वहाँ पर ये फंसे होने के कारण इन्होंने एक 17 वर्षीय बालक को मारकर खा लिया था। न्यायालय ने निर्णित किया कि यह आवश्यकता थी, अगर ये लोग इसको मार के ना खाते तो इन लोगों की मृत्यु हो जाती, इसलिए आवश्यकता का सिद्धांत का लाभ इन्हें मिला। और भी एक इसमें बताया जाता है दृष्टांत। आपने कई बार सुना होगा कि एक शिप या जहाज़ जा रहा है, वो देखता है कि उसका कैप्टन देखता है एक तरफ एक नाव है जिसमें सिर्फ 2 लोग हैं और एक तरफ एक नाव है जिसमें करीब 100-125 लोग हैं। तो उसको मतलब होना क्या है, अगर शिप वहाँ से निकालना है तो कोई ना कोई एक नाव उसके लपेटे में ज़रूर आ जाएगी शिप के। तो शिप का कैप्टन
सोचता है कि 100 लोगों की जान बचाने के लिए 2 लोगों की अगर बलि दे दी जाए तो कोई नुकसान नहीं है, और वो 2 लोगों की जो नाव होती उसके ऊपर शिप चढ़ा देता है। उन 2 लोगों की मृत्यु हो जाती, मगर कहीं ना कहीं वो 100 सवा 100 लोगों को बचा लेता है। तो यहाँ पर भी अगर उस कैप्टन ने सद्भाव पूर्वक कार्य किया है तो उसका कार्य भी अपराध नहीं है। धारा 82 को देखें, जिसको कहते हैं, इस धारा 82 को ही डोली इन कैपेक्स कहते हैं। पूछा जाता है डोली इन कैपेक्स का सिद्धांत किस धारा में है, तो धारा 82 में है। और इसमें बताया गया है धारा 82 में 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य, अगर कोई बच्चा जो 7 वर्ष से कम का है और वो कोई काम कर देता है जो अपराध है, तो उस व्यक्ति का कार्य, उस बच्चे का कार्य जो है वो अपराध नहीं माना जाएगा। धारा 83 क्या कहती है, 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य, अगर कोई कार्य ऐसे व्यक्ति द्वारा या ऐसे बच्चे द्वारा किया गया है जो 7 साल से तो ऊपर है मगर 12 साल से कम है, मगर उसकी जो समझ है वो परिपक्व नहीं है, उस अनसाउंड माइंड का है, वो एकदम परिपक्व माइंड का, दिमाग का बच्चा नहीं है, तो भी उसका कार्य को क्या होगा, अपवाद के स्वरूप माना जाएगा और उसके कार्य को अपराध नहीं माना जाएगा। धारा 84 देख लें, इंपॉर्टेंट धारा है। विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य, विकृत चित्त मतलब होता है अनसाउंड माइंड। इसमें भी एक केस लॉ है, आर बनाम मैकनाटन 1843। पूछा जाता है मैकनाटन वाद किस धारा से संबंधित है, तो धारा 84 से संबंधित है। इस वाद में भी क्या हुआ था, एक व्यक्ति था जिसको लगता था कि भीड़ उसका हमेशा पीछा कर रही है, और एक बार ऐसे ही प्रभाव में आकर उसने एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। तो न्यायालय ने माना कि ये विकृत चित्तता के कारण कार्य की प्रकृति को समझने में अनभग था, असफल था, योग्य नहीं था, इसलिए इसके कार्य को अपवाद के रूप में माना चाहे। धारा तो 84 का लाभ दिया और निर्दोष साबित किया। फिर आ जाइए आप धारा 85। 85 पा से शुरू होता है और ये धारा परमैत्ता से संबंधित है। परमैत्ता का मतलब होता है जो नशा आपने अपनी मर्जी से ना किया हो, किसी और की मर्जी से किया हो। देख लें पहले धारा को, ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मैत्ता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है। इसमें हमेशा याद रखिए धारा 85 में कहा गया है अपनी इच्छा के विरुद्ध, जबकि धारा 86 में ये शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ है, इच्छा के विरुद्ध। इसलिए 86 को, धारा 86 को स्वेच्छा, आप प्रोनाउंसिएट करें इस तरह से, स्वैच्छिक और 86, तो 86 में स्वैच्छिक महत्ता है, 85 में परमहत्ता है। पूछा जाता है कि परमहत्ता से संबंधित कौन सा सिद्धांत, कौन सी धारा है, और स्वमहत्ता से संबंधित कौन सी धारा है, तो स्वमहत्ता से संबंधित 86 धारा है। 85 में किसी व्यक्ति को ना ज्ञान हो और ना ही उसकी इच्छा हो, फिर भी उसको कोई ऐसे नशा करा दिया जाए, महत्ता करा दिया जाए, और उस महत्ता के असर में वो कोई अपराध कर दे, तो उस व्यक्ति का कार्य अपराध नहीं माना जाता। 86 में कहा गया है किसी व्यक्ति द्वारा जो महत्ता में है किया गया अपराध जिससे विशेष आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है। 86 में ये बात बताई गई है कि किसी व्यक्ति को, हालांकि इसमें स्वेच्छा की बात नहीं है, किसी व्यक्ति को शराब पिला दी गई हो, तो चाहे उसने खुद पी हो या पिलाई हो, किसी ने कोई ऐसा नशा करा दिया हो जिससे वो एकदम मशीन बन जाए, जिससे वो कार्य की प्रकृति को ना समझ पाए कि वो क्या काम कर रहा है, उसका आशय या ज्ञान ना हो, फिर भी वो ऐसा काम कर दे जो अगर वो होश में होता तो वो उसको समझ पाता कि ये कार्य अपराध है। तो ऐसे बहुत भयंकर नशे में होने के कारण वो कार्य की प्रकृति को ना समझ सके और कोई कार्य कर दे, तो भी उसके कार्य को अपराध नहीं माना जाएगा, जो कि सामान्य स्थिति में होने के कारण अपराध माना जाता। धारा 87 कहलाती है सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का आशय ना हो और ना उसकी संभावना का ज्ञान हो। कहने का मतलब है कोई ऐसा काम जिससे ना ही मृत्यु कारित करना चाह रहे हैं आप, ना ही हानि किसी को पहुंचाने का आशय है। सबसे मेन हमने बताया था, आपको पहले भी बता चुके हैं कि आईपीसी में सबसे मेन वर्ड है आशय, कि आपका ना आशय हो किसी को मृत्यु करना, ना ही आप किसी को उपहति कारित करना, घोर उपहति कारित करना चाह रहे हैं, फिर ना ही संभावना हो, फिर भी अगर कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए तो आप उस कार्य के लिए दायी नहीं है।
इसके लिए शर्त यह है कि जो भी व्यक्ति जो ये कार्य कर रहे हैं उनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को इस धारा 87 का लाभ नहीं मिलेगा। जैसे इसमें एग्जाम्पल बताया जाता है पट्टेबाजी। दो लोग तैयार होते हैं कि हम आपस में पट्टेबाजी मतलब कुश्ती करेंगे, और उस कुश्ती के दौरान एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की को पटक देता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर दूसरा व्यक्ति जिसके द्वारा वो व्यक्ति मारा गया है वो व्यक्ति किसी भी अपराध का दायी नहीं है, क्योंकि ये धारा 87 के अंतर्गत अपवाद का लाभ पाने का हकदार है। फिर धारा 88 में आ जाइए। किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है। क्या हो, कोई व्यक्ति है किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सद्भाव पूर्वक काम कर रहा है उसकी सम्मति से, जिसमें उसका मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है कहीं भी, मगर फिर भी अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पर उसका कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। जैसे डॉक्टर होते हैं तो वो ऑपरेशन करते हैं, तो ऑपरेशन कराने से पहले एक फॉर्म भरा लेते हैं कि हम पूरी कोशिश करेंगे, फिर भी अगर मरीज़ को कुछ हो जाता है तो हम दायी नहीं है। तो ये धारा उसी से संबंधित है कि वो अपने स्तर से किसी मरीज़ को नहीं मारना चाहते, फिर भी अगर वो मर जाता है ऑपरेशन के दौरान तो वो डॉक्टर मृत्यु कारित करने के दायी नहीं है। धारा 89 में आ जाइए। संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य। क्या हो कि कोई व्यक्ति है वो जो 12 वर्ष से कम आयु का है या विकृत चित्त है या कोई भी ऐसी अपंगता है जिससे वो निर्णय नहीं ले सकता, और ऐसी अवस्था में उसके संरक्षक की अगर सम्मति है, जो इस वजह से सम्मति देता है कि उसके शिशु की या उसके बच्चे की या उसके जिसका वो संरक्षक है उसके फायदे के लिए कोई कार्य किया जाएगा, और कोई किसी कार्य के दौरान दुर्घटना हो जाती है तो वहाँ पर भी कोई अपराध किया गया नहीं माना जाएगा। जैसे ऑपरेशन बच्चे का होना है, वहाँ पर उसके पेरेंट्स का या उसके संरक्षक के साइन लिए जाते हैं, और ऑपरेशन के दौरान अगर बच्चा मर जाता है तो वहाँ पर भी ये धारा 89 का फ़ायदा मिलेगा, वहाँ पर भी कोई कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। धारा 90 देख लें। सम्मति जिसके संबंध में ज्ञात हो कि वो भय या भ्रम के अधीन दी गई हो। हुआ क्या है, कोई सम्मति ऐसी हो जिसमें ये पता हो कि भय या भ्रम के अधीन दी गई है तो वहाँ पर वो सम्मति स्वतंत्र सम्मति नहीं मानी जाती है, और अगर स्वतंत्र सम्मति नहीं है तो ऐसी सम्मति नहीं मानी जाएगी, और जो व्यक्ति कार्य कर रहा है तो वो उसके लिए दायी नहीं माना जाएगा। जैसे होता क्या है, मान लीजिए इसमें एक केस भी है, केस को समझ लें। अनुराग सोनी बनाम छत्तीसगढ़ राज्य 2019। ये स्वतंत्र सम्मति किसकी नहीं मानी जाती कि अगर मान लीजिए कोई उन्मत्त व्यक्ति है, चित्त विकृत व्यक्ति है या 12 साल से कम आयु का व्यक्ति है, तो इन लोगों की सम्मति जो होती है वो स्वतंत्र सम्मति नहीं मानी जाती है। या किसी भय में दी गई हो या भ्रम में कोई सम्मति दे दे तो उसकी सम्मति को सम्मति नहीं माना जाएगा, और ऐसे व्यक्ति का कार्य अपवाद स्वरूप आएगा। जैसे केस को समझ लें। अनुराग सोनी बनाम छत्तीसगढ़ राज्य 2019 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसमें एक महिला थी जिसमें पुरुष ने उसको भ्रम में डाला या उसको बहलाया फुसलाया कि हम आपसे विवाह कर लेंगे और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये जो शारीरिक संबंध बनाए थे महिला ने, ये किसी भ्रम में या भय में कार्य बनाए थे, जिस कारण से ये जो पुरुष है ये धारा 376 की उपधारा 4 के अंतर्गत बलात्संग का दोषी है। इसने बलात्कार किया है ना, क्योंकि इसका जो इंटेंशन था, आशय था, वो शादी करने का नहीं था, इसने यूं ही शारीरिक संबंध बनाए। उसके बाद आ जाइए धारा 91 पे। 91 कहती ऐसे कार्य का अपवर्जन जो कारित अपानी के बिना भी स्वतः अपराध है। इम्पोर्टेंट धारा है, ये बताती है 91 धारा कि किन मामलों में जो धारा 87, 88 और 89 है उनका लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो इसमें यही बताया गया, धारा 87, 88, 89 के अपवादों का विस्तार उन कार्यों पर नहीं है जो इस अपानी के बिना भी
जो उस अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है। जैसे इसको उदाहरण से इस तरह से समझें कि कोई अगर महिला है और उसका कोई क्या कर रहा है, गर्भपात कराता है। क्योंकि गर्भपात कराना, मिसकैरेज कराना खुद एक अपराध है, तो सिर्फ इसलिए उनको छूट नहीं मिलेगी कि किसी संरक्षक की सहमति थी या उस महिला की सम्मति थी। यहाँ पर सम्मति का कोई लाभ किसी व्यक्ति को नहीं मिलेगा, तब तक नहीं मिलेगा कि यदि या तो वो या तो गर्भपात उस महिला की जान बचाने के लिए किया जाए, या फिर न्यायालय के अनुसरण में ऐसा अगर गर्भपात किया जाए तो छूट मिल सकती है। वरना किसी भी दशा से इन तीनों धाराओं की का लाभ ऐसे गर्भपात कराने के लिए नहीं मिलेगा। धारा 92 में आ जाइए। सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य। अगर कोई काम ऐसा है जो सम्मति के बिना किया जाए मगर किसी व्यक्ति के फायदे के लिए या सद्भाव पूर्वक किया जाए तो वो कार्य भी अपराध नहीं माना जाता है। जैसे कोई आदमी जा रहा है घोड़े से और या कोई कार से या किसी चीज़ से और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो बेहोश हो जाता है, तो ना वहाँ पर वो खुद सम्मति दे सकता है, ना उसका कोई संरक्षक है। और ऐसे मामले में कोई चिकित्सक देखता है कि इसका और तुरंत ऑपरेशन करना ज़रूरी है वरना ये व्यक्ति मर जाएगा, और उसका ऑपरेशन करते हैं वो लोग चिकित्सक बिना सम्मति के, और ऑपरेशन के दौरान वो व्यक्ति मर जाता है। फिर भी उन चिकित्सकों का, उन डॉक्टरों का यहाँ पर कोई अपराध कारित किया हुआ कार्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि उनको धारा 92 का लाभ मिलेगा। फिर धारा 93 पर आ जाइए। सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना। अगर कोई संसूचना कोई सद्भावपूर्वक दी जाए तो वहाँ पर वो संसूचित करने का कार्य भी अपराध नहीं है। जैसे कोई एक डॉक्टर है, मरीज से कहता है कि तुम्हें बहुत गंभीर बीमारी है और हो सकता है तुम्हारा उपचार ना हो पाए, और ऐसा सुनते ही वो मरीज मर जाता है, तो अगर यहाँ पर डॉक्टर का इंटेंशन साफ था, कोई उसका दुराशय नहीं था, तो यहाँ पर भी डॉक्टर का जो कथन है वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि उसने सद्भाव पूर्वक संसूचना दी थी, उसका कार्य किसी की मृत्यु कारित करना नहीं था। धारा 94 पर आ जाइए। वो कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है। होगा क्या, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको धमकी दी गई है, और धमकी भी क्या हो, मृत्यु की आशंका कर, मतलब जिससे मृत्यु होना संभव हो, ऐसी कोई धमकी की दी जाए, इससे कम की कोई धमकी ना हो, मतलब छोटी मोटी धमकी का असर नहीं होगा। मृत्यु कारित करने की आशंका की अगर धमकी दी जाती है और वो व्यक्ति विवश किया जाता है किसी कार्य को करने के लिए, तो वहाँ पर उस व्यक्ति का कार्य अपराध नहीं है। जैसे वो उदाहरण बताया जाता है कि एक डाकुओं की टोली है जो एक चाबी बनाने वाले को अपने साथ ले जाती है और रात में ताला खुलवाती है, उसकी गन पॉइंट पर रख के, उसके कनपट्टी पे बंदूक रख के ताला खुलवाती है कि नहीं खोलोगे तो चाबी बनवाती है कि नहीं, अगर चाबी बनाओगे तो तुमको मार देंगे। वहाँ वो बेचारा चाबी बना के तिजोरी खोल देता है। यहाँ पर उस चाबी बनाने वाले का कार्य अपराध नहीं है, क्योंकि उसको मृत्यु की आशंका थी, और इसीलिए इसमें मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है कि मृत्यु की आशंका की धमकी से कम ना हो। जो धमकी दी जाए वो मृत्यु की आशंका होने की धमकी होना चाहिए। धारा 95 कहती है तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य। अगर कोई ऐसा कार्य है जो बहुत मामूली सी नुकसान पहुंचाएगा, तो वहाँ पर वो कार्य भी अपराध नहीं माना जाता है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी कोई काम कर रहा है और किसी के ऊपर कोई पानी के छींटे गिर जाते हैं, कुछ ऐसा कार्य हो जाता है, तो वो कार्य भी अपराध नहीं है। फिर आ जाइए धारा 96 पे। प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें। अगर आप कोई काम ऐसा कर रहे हैं जो प्राइवेट प्रतिरक्षा में किया गया, तो आपका कार्य जो है अपराध नहीं है। धारा 97 में कहा गया है शरीर तथा, ये सारी धाराएं पूछी जाती हैं कि तुच्छ अपहानि किस धारा में परिभाषित है, प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें किस धारा में परिभाषित है, शरीर तथा संपत्ति। अब धारा 97 पर आ जाइए। शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। इसमें बताया गया है कि धारा 99 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी भी व्यक्ति को खुद के शरीर या दूसरे के शरीर या खुद की संपत्ति या दूसरे की संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा करने का अधिकार है। धारा 98 कहती है ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत चित्त आदि हो। कहने का मतलब है कोई अगर पागल व्यक्ति है और वो पागलपन के चक्कर में आपके ऊपर कोई अटैक करता है, तो आपको भी अपनी प्रतिरक्षा का अधिकार उसी प्रकार से है। अगर वो पागल ना होता तो अटैक करता। ये नहीं है, कोई ये नहीं कह सकता कि वो तो पागल था, आपने उसको क्यों चोट पहुंचाई। यहाँ पर ये लाभ नहीं मिलेगा। मतलब विकृत चित्त व्यक्ति के विरुद्ध भी आपको अपनी आत्मरक्षा प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। धारा 99 कहती है वो कार्य जिनके
लिए कोई प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। क्या कहा गया है 99 में? कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। इसमें क्या बताए गए हैं? 2 तरह के कार्य होते हैं। अगर या तो वो कार्य जो लोक सेवक द्वारा उसके पदावास में कार्य किया जा रहे हो, कोई मतलब लोक सेवक है और वो अपने पद के अनुसार कोई काम कर रहा है, या कोई लोक सेवक के निर्देशों के अनुसार कोई कार्य किया जा रहा है और वहाँ पर कोई ऐसी दुर्घटना होने की चांस हो जिससे मृत्यु या घोर उपति न कारित हो रही हो। मतलब अगर कोई लोक सेवक अपने पदावास में काम कर रहा है, अपने पद के अनुसरण में काम कर रहा है, या अपने पद के अनुसरण में निर्देशों के अनुसार कोई काम करा रहा है, और दूसरा व्यक्ति जिसको लगता है कि मुझे कुछ थोड़ा बहुत चोट लग सकती है, या जहाँ पर मृत्यु होना या घोर उपहत्या होने की कोई संभावना नहीं है, तो वहाँ पर आप कोई प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं पाएंगे। हाँ, वो अलग बात है आपको ज्ञान ना हो कि ये लोक सेवक है, या आपको ना पता हो कि ये काम लोक सेवक के अनुसरण में किया जा रहा है, तो वहाँ पर आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है। आखिरी धारा है हम लोगों के सेक्शन की, जो कि इम्पोर्टेंट धारा है, आखिरी नहीं है बल्कि अभी 2-3 और है। 100 धारा मतलब बड़ी धारा है जो मुख्य रूप से मुख्य परीक्षा में आती है। अभी तक आप जितनी धाराएं पढ़ रहे थे वो साधारणतः क्या होती है, प्री के हिसाब से इम्पोर्टेंट थी, मगर धारा 100 बहुत इंपॉर्टेंट है जो प्री और मेंस दोनों में आती है। धारा 100 कहती है आईपीसी के शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है। कहने का मतलब है आपको अपनी या दूसरे की शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तब कब प्राप्त हो जाएगा जिससे क्या करें, आप दूसरे व्यक्ति को जो हमलावर है उसकी मृत्यु कारित कर सके। समझ लें इसको, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार हमलावर की मृत्यु कारित करने तक का है यदि वो कौन कौन सा कार्य है। पहला कार्य है यदि वो किसी भी भांति का है, पहले नंबर पर है ऐसा हमला जिससे युक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि ऐसे हमले का परिणाम मृत्यु होगा, तब आप क्या कर सकते हैं, दूसरे जो हमलावर है उसकी मृत्यु कारित कर सकते हैं। दूसरी बात, ऐसा हमला जिससे युक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम घोर उपति होगा। आपको लगने लगे कि घोर उपति हो जाएगी अगर हमने इसको नहीं प्राइवेट प्रतिरक्षा का इस्तेमाल किया, तब भी आप उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकते हैं। तीसरी बात, बलात्संग करने के आशय से किया गया हमला, अगर कोई बलात्संग करने के आशय से हमला करता है तब भी आप उस हमलावर की मृत्यु कारित कर सकते हैं। चौथी बात, प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की तृप्ति के आशय से किया गया हमला, ये धारा जो धारा पॉइंट 4 है, ये धारा 377 आईपीसी से रिलेटेड है कि कोई व्यक्ति क्या होता है, प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा के हिसाब से आप आशय से आप पर हमला करता है, प्रकृति विरुद्ध आपके साथ कोई संबंध बनाना चाहता है, तो उस अवस्था में भी आप उस हमलावर की हत्या कर सकते हैं। पांचवी बात, व्यपहरण या अपहरण करने के आशय से किया गया हमला, अगर कोई व्यक्ति इस आशय से हमला करता है आपके ऊपर कि आपको व्यपहरित कर लेगा या अपहरण कर लेगा, तो भी आप उस हमलावर की मृत्यु कारित कर सकते हैं। छठी बात, इस आशय से किया गया हमला कि उस किसी व्यक्ति का ऐसी परिस्थिति में सदोष परिरोध किया जाए जिसमें से छुड़ाने के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त नहीं कर सकेगा। कहने का मतलब है किसी भी व्यक्ति को ऐसी परिस्थितियों में सदोष परिरोध का मतलब है कैद कर लिया जाना। जैसे मान लीजिए कार कोई हमलावर आए और कार का दरवाज़ा खोला और आपको अंदर घसीट लिया और वो अब कार नहीं रोक रहे हैं आपके शोर मचाने के बाद भी, तो ये कहलाएगा सदोष परिरोध। और आपको लग रहा है कि ना हम किसी लोक सेवक की सहायता पा सकते हैं, प्राधिकारी की सहायता पा सकते हैं, तो ऐसी हालात में क्या कर सकते हैं, आप उन हमलावरों की हत्या कारित कर सकते हैं, आपका कार्य अपराध में नहीं आएगा। सातवीं और आखिरी बात अंतः स्थापित कर दी गई है धारा 100 में, जो कि कहती है अम्ल फेंकने या देने का कृत्य या प्रयास जिससे युक्त रूप से यह आशंका हो कि ऐसे कृत्य के परिणाम स्वरूप घोर उपति कारित होगी। कहने का मतलब है कोई ऐसा कार्य है जिससे क्या हो रहा है, अम्ल फेंक रहे हैं या फिर दे रहा है कोई, या देने का प्रयत्न कर रहा है या फेंकने का प्रयत्न कर रहा है, जिससे आपको यह आशंका हो जाए कि अगर ये हमारे ऊपर पड़ गया तो घोर उपति कारित होगी, तब भी ऐसे हमलावर के विरुद्ध जो कि ये फेंकने का कार्य करता है या देने का कार्य करता है, ऐसे हमलावर की आप मृत्यु कारित कर सकते हैं। ये बात पहले नहीं थी आईपीसी में, अंतः स्थापित की गई है, और ये बात अंतः स्थापित की गई है 2013 में।
एक यहाँ पर एक केस लॉ लिखा हुआ है, विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1960 सुप्रीम कोर्ट। ये एग्जैक्टली जो आपकी धारा 100 है उसका खंड 5 अभी हमने पढ़ाया था, उसमें बताया गया है कि अगर कोई ऐसी हालत हो जाए कि अगर आपको लग रहा है कि अगर हमने अपना बचाव नहीं किया तो व्यपहरण या अपहरण कर लिया जाएगा, उससे संबंधित ये मामला था। इसमें क्या था, एक महिला थी, उसका पति, वो महिला अपने मैके में रह रही थी और उसका पति उसको लेने आया था। तो हुआ क्या, उसके महिला के बाप और भाई मना कर रहे थे, पति उसको ज़बरदस्ती घसीट के ले जा रहा था हाथ पकड़ के। तो घसीटते वक्त क्या किया, उसके भाई ने उस पर अटैक कर दिया, पत्नी के पति पर, मतलब अपने बहनोई पर, और उनका बहनोई मर गया। सुप्रीम कोर्ट में 302 का हाई कोर्ट में मामला गया, पहले सेशन कोर्ट में चला 302 का मुकदमा, हाई कोर्ट गए ये लोग, फिर सुप्रीम कोर्ट गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि यहाँ पर 302 की धारा नहीं लगेगी, बल्कि धारा 100 की जो खंड 5 है उसके अनुसार ये जो इनके भाई हैं या इनके बाप हैं जिन्होंने अपनी बेटी को या अपनी बहन को बचाने का प्रयास किया, उसमें इनकी हत्या हो गई, मर गए ये, तो ये कार्य आपराधिक कार्य नहीं है, बल्कि व्यपहरण या अपहरण को बचाने के लिए इन्होंने कार्य किया था, जिसमें इनकी मृत्यु हो गई। इनका मृत्यु कारित करने का आशय नहीं था। धारा 100 में बताया गया है, हालांकि यहाँ पर हमने लिखी नहीं है कि कौन से ऐसे कार्य होंगे जिनमें व्यक्ति क्या होगा, मृत्यु ना कारित करके और कोई अपहानि कारित कर सकता है। तो जितने भी हमने धारा 100 में बताए उन सारे पॉइंट को छोड़ दीजिए, तो बाकी सारे कामों में आपको आत्मरक्षा के दौरान मृत्यु के अलावा और जितने भी अपहानि है या नुकसान है उतने पहुंचाने का अधिकार है, बल्कि मृत्यु कारित करने का अधिकार नहीं है। धारा 102 में बताया गया है शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। तो जैसे ही आपको लगने लगे कि आपके शरीर या किसी और के शरीर पर कोई आपत्ति आने वाली है या हमला होने वाला है, जैसे ही आपको आशंका प्रतीत हो जाए, तो उसी वक्त जैसे ही आशंका पैदा होती है आप तुरंत ही शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपको प्राप्त हो जाता है। हमने लिखा हुआ है युक्त आशंका पैदा होने पर। फिर धारा 103 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बताया गया है कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक होता है। तो 5 अवस्थाएं बताई गई हैं जिनमें आप क्या कर सकते हैं, संपत्ति की, चाहे वो आपकी हो या किसी और की हो, उसमें आप जो हमलावर है उसकी मृत्यु कारित कर सकते हैं। पहली है लूट, दूसरी है रात्रोग्रह वेदन, तीसरी है अग्नि द्वारा लूट रिष्ट, चौथी है चोरी या रिष्ट या गृह अत्याचार, जो ऐसी परिस्थिति में हो जिसमें जान का जोखिम हो। आपको लगता हो कि अगर आपने प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया तो आपकी जान भी जा सकती है, तो इन सारी दशाओं में आप क्या कर सकते हैं, उस हमलावर की मृत्यु कारित कर सकते हैं। 5वीं और आखिरी बात है, किसी सरकारी संपत्ति या रेल मार्ग या परिवहन यान या अग्नि या परिवहन यान में अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा कारित दृष्टि, अगर कोई ऐसी विस्फोटक द्वारा या अग्नि द्वारा ऐसी जगहों पर कर रहा है, विस्फोटक पदार्थ द्वारा या अग्नि द्वारा कोई कार्य कर रहा है जो सरकार से संबंधित या तो यान है कहने का मतलब है कोई संपत्ति जो सरकारी संपत्ति हो, गाड़ी हो या परिवहन यान हो, उसमें अगर कोई अग्नि द्वारा या विस्फोटक पदार्थों द्वारा कोई रिष्ट या कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है तो ऐसे अवस्था में भी आप उस हमलावर की मृत्यु कारित कर सकते हैं। धारा 102 कहती है कब मृत्यु कारित करने से अन्यथा आप नुकसान पहुंचा सकते हैं। धारा 104 में कहा गया है कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का होगा। 103 में बताया गया है, 104 में हो गया मृत्यु कारित करने से भिन्न कब, इन सारी दशाओं को छोड़कर क्या कर सकते हैं आप मृत्यु कारित करने के अन्यथा संपत्ति की सुरक्षा में अपहानि पहुंचा सकते हैं। 105 में बताया जाएगा आपको कि कब आप क्या करेंगे,
कब आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार संपत्ति आपकी हो या किसी और की हो अधिकार प्राप्त हो जाएगा, तो जैसे ही आशंका युक्त आशंका आपको लगने लगे कि हमारी संपत्ति या दूसरे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की आशंका है, तो तुरंत ही आपको अधिकार प्राप्त हो जाएगा। जैसा कि पहले शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा में था, वैसे ही यहाँ पर सब है। फिर एक धारा 106 है जो कि हमने अगले टर्न पे आपको भी पढ़ाना है, जो कि अपवाद में ही आती है। उसमें बताया गया कि अगर खतरनाक कोई हमला है और उसके विरुद्ध आप प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार करते हैं, तब भी आपका कार्य अपराध नहीं है। जैसे कोई भीड़ किसी व्यक्ति को दौड़ा रही है और उसे लग रहा है कि अगर मैंने गोली नहीं चलाई तो मुझको ये भीड़ मार डालेगी, तो वो ऐसी अवस्था में वो व्यक्ति गोली चलाता है भीड़ पर और उसमें एक मासूम बच्चा मर जाता है, और तो ऐसी अवस्था में उस व्यक्ति का कार्य जो है अपराध नहीं है। ये धारा 106 में आता है, अपवाद में आता है। खतरनाक हमलावरों के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। हालांकि ये हम अगले टर्न पर पढ़ा देंगे। बड़ा वीडियो हो गया अच्छा खासा। ये हमने आपको आज सारे सेक्शंस पढ़ा दिए जो कि हमने शुरू किए थे। 65 से लेके 106 तक हमने पूरा पढ़ा दिया है। ये सारे वीडियो जो भी आप देख रहे हैं, चाहे वो CRPC के हों, चाहे वो IPC के हों, सारे वीडियोस के साथ आपको क्या हो रही है, ये आप PDF जो हैंड रिटेन PDF है नोट्स का, ये लगा हुआ मिल जाएगा। कंप्लीट नोट्स हैं, चाहे आप प्री की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप मेंस की तैयारी कर रहे हो। कोई भी असुविधा हो तो हमारे नंबर 9450770672 पर आप कांटेक्ट करें। किसी भी असुविधा की फॉर्म में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस मैटर को आप सारे साथियों को शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।